नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 5। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। बिहार में सत्ता से बाहर होते ही आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें और बढ़ गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी ने लालू परिवार पर शिकंजा कस दिया है। ईडी ने आज लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ईडी ने रेलवे में होटल टेंडर मामले में भी केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि लालू यादव पर रेलवे में होटल टेंडर मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उसकी जांच चल रही है। आईआरसीटीसी के होटलों को लीज पर देने के मामले में सीबीआई पहले ही लालू और उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी संतोष उपाध्याय ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। जी संतोष। जी हाँ, देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पीएमएलए एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया है और ये मामला ऑलरेडी सीबीआई ने दर्ज किया है। सीबीआई ने जब दर्ज किया तो उसमें उस वक्त के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी इसमें नाम था, जिसके बाद राजनीतिक भूचाल आ गया था बिहार में। तो कुल मिलाकर उसके बाद सीबीआई ने जो रेड करी थी, रेड में दिल्ली, रांची और उड़ीसा समेत कई ठिकानों पर रेड किए गए थे और उससे जो दस्तावेज इकट्ठा किया गया था उसके आधार पर सीबीआई जांच आगे कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर सीबीआई तो क्रिमिनलिटी की जांच करेगी, वहीं अगर इसमें जो फायदे हुए, इसमें इलीगल तरीके से जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुए हैं वो पीएमएलए एक्ट के तहत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जांच करना था। उसी सिलसिले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज मामला दर्ज किया और अब पीएमएलए के तहत भी इनकी जांच शुरू हो गई है। तो आने वाले दिनों में अब इनको यहाँ पूछताछ के लिए भी बुलाया जाएगा और पूछताछ में अगर वो सारी चीजें अब देखना होगा, जो आरोप उधर क्रिमिनलिटी के बाद जो पैसे का इलीगल तरीके से ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको साबित करने की कोशिश करेगा एजेंसी। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। बिहार में 20 महीने पुराना जेडीयू आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन टूटने के बाद आज नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली। देखिए। आज सुबह करीब 10 बजे नीतीश कुमार ने छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। नीतीश कुमार ने बुधवार शाम करीब 6:30 बजे इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के कुछ ही घंटे बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी की मदद से सरकार बनाने का दावा पेश किया। नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। हमने जो भी निर्णय लिया है, कल भी कहा था, बिहार के हित में होगा, बिहार के लोगों के हित में होगा, वही निर्णय लेंगे और बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के हित में, न्याय के साथ विकास के लिए, तरक्की के लिए हमने सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय किया है और बिहारवासियों को आश्वस्त करूंगा कि हमारी प्रतिबद्धता बिहार के लोगों के प्रति है, जनहित के प्रति है। पहले की तुलना में निश्चित आपको बदलाव दिखाई पड़ेगा और जो एनडीए की सरकार का जो शुरू का 7.5 साल था, उसमें जिस तरह का विकास और काम हुआ है, उसी प्रकार का विकास और काम इस बच्चे में 40 महीनों में बिहार के अंदर दिखाई पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को बधाई दी। ट्विटर पर पीएम मोदी ने लिखा, नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार जी को बधाई। बिहार की तरक्की और संपन्नता के लिए साथ काम करने की दिशा में उत्सुक हूँ। 28 जुलाई यानी कल नीतीश कुमार सरकार बहुमत साबित करेगी। विश्वास मत हासिल करने के बाद नीतीश अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों से 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं। हमारी सरकार ठीक तरीके से चल रही थी, कोई विवाद नहीं था। अगर लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के सदस्यों पर जो लगे भ्रष्टाचार के बेनामी संपत्ति के मामले थे, उस पर अगर वो ठीक से सफाई देते तो सरकार को कोई जोखिम नहीं था। सांप्रदायिकता के सवाल पर नीतीश सरकार ने आज तक ना कॉम्प्रोमाइज किया है, ना करेंगे। इसलिए भ्रष्टाचार के सवाल पर भी ना उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, ना करेंगे, सरकार रहे या ना रहे। नीतीश कुमार छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। 2 बार आरजेडी के साथ, 4 बार एनडीए के साथ सरकार बनाई है। नीतीश कुमार पहली बार 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक 7 दिन तक एनडीए के साथ बिहार के सीएम बने थे। 24 नवंबर 2005 से 26 नवंबर 2010 तक दूसरी बार और 26 नवंबर 2010 से 20 मई 2014 तक तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे। 22 फरवरी 2015 से 20 नवंबर 2015 तक चौथी बार और 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक 5वीं बार आरजेडी के साथ सरकार बनाई।
बिहार में कुल 243 विधानसभा सीट हैं। जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने 131 विधायकों के साथ समर्थन का दावा किया है। आरजेडी से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने पर लालू यादव ने नीतीश कुमार को अवसरवादी, ढोंगी और भस्मासुर करार दिया। लालू यादव रांची में चारा घोटाले की सुनवाई के लिए पहुंचे हुए हैं। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लालू ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। बड़ा अवसरवादी नेता निकला। जब हमको मैंडेट मिला 5 साल के लिए सेकुलर ताकतों को बीजेपी के खिलाफ में। आरजेडी पूरे बिहार में आज के दिन को विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है। लालू यादव ने कहा, बीजेपी और नीतीश के बीच मैच पहले से ही फिक्स था। भोले शंकर बाबा की तरफ बोल दिया जाओ, ये तो भारी भस्मासुर निकला। ये बिल्कुल मैच फिक्स था, ये जानो। लालू ने दावा किया कि सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से सरकार बनाने का पहला मौका आरजेडी को मिलना चाहिए था। सत्ता लुप्त हम लोग नहीं हैं। हम 15-20 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं। लोअर कोर्ट हमको कन्विक्ट किया। उस कन्विक्शन में नीतीश कुमार का भारी योगदान है, लोअर कोर्ट से। अब इस चीज को कैसे आनंद फानन में हमको सजा कराया गया, क्योंकि बीजेपी और नीतीश कुमार का डाइवोर्स हो गया था। बुधवार रात को आरजेडी विधायकों ने तेजस्वी यादव के साथ विधानसभा तक मार्च निकाला और सुबह होते ही आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पटना में महात्मा गांधी। और इस वक्त की बड़ी खबर, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आ गए हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आपको रजत के पास ले चलते हैं। रजत जी बिल्कुल, 2050 करोड़ का आंकड़ा आया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2150 करोड़ की बॉटम लाइन जो आईसीआईसीआई बैंक रिपोर्ट करेगा, तो अनुमान से बॉटम लाइन थोड़ी और कम नजर आ रही है। यानी कि वन वे बेसिस पे देखेंगे 2232 करोड़ से घटकर 2050 करोड़ की बॉटम लाइन यहां पर बैंक ने रिपोर्ट की है। लेकिन बारीकियां जाननी होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रोविजनिंग फिगर्स क्या रिपोर्ट होती हैं, और अनुमान यह है कि 2400 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग जो है वो आईसीआईसीआई बैंक रिपोर्ट करेगा बीती तिमाही में। लेकिन जो प्रोविजनिंग का आंकड़ा अब मेरे पास आ रहा है उसमें 26,608 करोड़ का आंकड़ा है। यानी कि प्रोविजनिंग फिगर्स थोड़ी हमारे अनुमान से ज्यादा निकल के आई है। क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर प्रोविजनिंग घटी जरूर है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2400 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई बैंक प्रोविजनिंग फ्रंट पे देगा। आंकड़ा 2600 करोड़ से ज्यादा का है। तो ये जानना जरूरी हो जाएगा कि क्या कृषि कर्ज माफी या फिर एनसीएलटी के जो मुद्दे हैं या फिर केसेस हैं उसकी वजह से यहाँ पर प्रोविजनिंग बैंक को ज्यादा करनी पड़ी है। हमारे अनुमान से थोड़ा सा ज्यादा फिगर प्रोविजनिंग फ्रंट पे आता हुआ नजर आया। ग्रॉस एनपीएस में बढ़ोतरी है, 7.99% ग्रॉस एनपीए निकल के आए हैं 7.89% के मुकाबले। ये ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लगभग 8.6% के ग्रॉस एनपीएस निकल के आएंगे। तो बहुत मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं। एसेट क्वालिटी फ्रंट पे जितनी बड़ी चिंता थी कि 8.5% पे जीएनपीएस पहुंच जाएंगे, उससे थोड़े नीचे रह गए। 7.99% के जीएनपीएस बैंक ने रिपोर्ट किए हैं, ये राहत की बात है। लेकिन जो एक डेटा पॉइंट बहुत क्लोजली मार्केट पे वॉच हो रहा था वो था प्रोविजनिंग का फिगर। वन वे बेसिस पे और वन वे बेसिस पे प्रोविजनिंग घटी जरूर है, लेकिन 2600 करोड़ के पार की प्रोविजनिंग फिगर है और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लगभग 2400 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग बैंक रिपोर्ट करेगा। राजेश अग्रवाल साहब मेरे साथ मौजूद है। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है। सर, 2050 करोड़ बॉटम लाइन पैट फिगर है आईसीआईसीआई बैंक के, आपका अनुमान क्या कह रहा था? हमारे अनुमान तो 2005 करोड़ के आसपास के आने की बात थी। उस हिसाब से हमें लगता है कि उम्मीद से तो बेहतर ही आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एनपीए स्टेबल आए हैं। हाँ। तो वो लगता है बाजार एक पॉजिटिव तरीके से लेगा कल से। अच्छा, ये आप प्रोविजनिंग की फिगर कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? क्योंकि जो मैं चेक कर पा रहा हूँ क्वार्टर बेसिस पे उसमें प्रोविजनिंग में गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन 2608 करोड़ का प्रोविजनिंग बैंक ने क्रिएट की है Q1 में। ये आपकी उम्मीद से ज्यादा है या फिर अनुमान से कम? नहीं, इन लाइन ही है। हमारा अनुमान 2500 के आसपास क्या था, तो अगर उतना ही आया है तो हमें नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात वहां से आई है। पैट हालांकि उम्मीद से बेहतर आया है, बाकी अदरवाइज सारे नंबर्स ही उम्मीद के मुताबिक है। अच्छा, आप कौन से डेटा पॉइंट्स बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं? फिलहाल मेरे पास सिर्फ जीएनपीए की फिगर आई है, जो आप बोल रहे हैं एसेट क्वालिटी फ्रंट पे यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को मिली है। 7.89%
के मुकाबले 7.99% है। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि ये आंकड़ा, क्योंकि हम नेट एनपीए फ्रंट पे और जीएनपीए फ्रंट पे भी देख रहे हैं तो आंकड़ा अनुमान से थोड़ा कम ही नजर आ रहा है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि इससे बहुत ज्यादा की उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरीके से हमने दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखा कि अचानक से प्रोविजनिंग बढ़ती हुई या एनपीए में दिक्कतें आती हुई, एटलीस्ट वो नेगेटिव सरप्राइज यहाँ से नहीं आया, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये एक स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है कि कम से कम आने वाले दिनों में थोड़े से बेटर नंबर्स और अच्छे हो सकते हैं, और जो एनपीए है वो उम्मीद के मुताबिक ही है। अच्छा, तो फेयर वैल्यू क्या समझते हैं आप आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक प्राइस पे, क्योंकि देखा आज के सत्र में भी यहाँ पे पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेडिंग ज्यादा हो रही थी। अगर किसी को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसमें इन्वेस्ट करना हो तो इन्वेस्टमेंट की सलाह रहेगी मौजूदा स्तरों पर? मौजूदा स्तर पर तो मैं थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह दूंगा, नए निवेश की सलाह इस वक्त नहीं दूंगा, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शंस या बेहतर वैल्यूएशंस पे दूसरे बैंक प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध है। फॉर एग्जांपल मेरी पसंद या तो यस बैंक, कोटक बैंक और आरबीएल बैंक की तरफ रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक में हमारी खरीद की सलाह है, बट 280-85 के लेवल पे आता है तो वहाँ पे हमारी खरीद की सलाह रहेगी। ऊपर के टारगेट हमारे 325-30 के हैं। अच्छा, ये जो रिटेल पोर्टफोलियो है टोटल पोर्टफोलियो में लगभग 53% कंट्रीब्यूट करता है आईसीआईसीआई बैंक के, उसमें ग्रोथ है वाई बेसिस पे 19% के आसपास की, और जो कासा डिपॉजिट्स हैं करंट सेविंग अकाउंट्स डिपॉजिट्स उसमें भी 24% की ग्रोथ बैंक ने बीती तिमाही में रजिस्टर की है। ये आंकड़ा ठीक लग रहा है क्या आपको? ठीक है रजत जी, मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल है इस वक्त खास करके बैंकिंग स्पेस को लेकर के, अगर उसमें इतनी अच्छी बढ़त दिखाई है तो वो काबिले तारीफ तो है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और आईसीआईसीआई बैंक पे अपना रिएक्शन देखने के लिए। हेमेंद्र हजारी साहब इससे मेरे साथ मौजूद हैं। हजारी साहब, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, 2050 करोड़ की बॉटम लाइन आईसीआईसीआई बैंक की आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है कि कम? नहीं, बाय एंड लार्ज ये रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस में कुछ सरप्राइज नहीं है, तो ऐसा लगता है कि ऐसा सब ठीक है, कुछ ऐसा कोई डिविएशन नहीं है, तो ऐसा लगता है कि बहुत ठीक है रिजल्ट। अच्छा, ये आप प्रोविजनिंग के फिगर्स कितने एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या आप ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे थे? वो जो ड्रॉप हुआ है आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है, क्योंकि 2608 करोड़ की प्रोविजनिंग बैंक ने Q1 में रजिस्टर की है। मैंने सोचा था कि प्रोविजन जरा और आएंगे, ज्यादा आएंगे, पर इससे नहीं आएंगे। और उनका एसेट क्वालिटी भी फेयरली स्टेबल नंबर रिपोर्ट किया है। तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ बहुत नेगेटिव सरप्राइज नहीं है ये नंबर में। अच्छा, आपने बोला प्रोविजनिंग फिगर्स थोड़े ज्यादा क्रिएट करने आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आईसीआईसीआई बैंक से, क्या कुछ कारण थे सर जिसकी वजह से आपको लगा कि प्रोविजनिंग फिगर्स ज्यादा होंगे आईसीआईसीआई बैंक के? ऐसा देखो, ये कुछ कॉर्पोरेट लोन्स में कुछ ऐसा रिलीफ नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा था कोई बड़ी बैंक है, कॉर्पोरेट एक्सपोजर बहुत बड़ा है, तो जरा प्रोविजन ज्यादा होना चाहिए था। ओके, राइट। अब गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है यहाँ पर निजी क्षेत्र के बैंक्स में, जो एक्सिस बैंक के नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं, आईसीआईसीआई बैंक ने जिस तरीके की रिपोर्ट की है नंबर्स, क्या पार्टिसिपेशन और बढ़ सकता है? इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट बढ़ेगा निजी क्षेत्र के बैंक पर? आईसीआईसीआई बैंक पे फेयर वैल्यू क्या समझते हैं आप? देखो, आईसीआईसीआई बैंक का शेयर प्राइस बहुत स्ट्रांग हो गया है, इम्प्रूवमेंट हो गया है, ऐसा एक्सिस बैंक के लिए नहीं हुआ है। तो मैं लगता हूँ कि ये राइज इन शेयर प्राइस अभी तो कुछ स्टेबल हो जाएगा। आई रियली डू नॉट सी एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज बाय आईसीआईसीआई बैंक फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। राइट, इनफैक्ट जो डोमेस्टिक एडवांसेस उसमें 11% की ग्रोथ बैंक बोल रहा है कि उसने यहाँ पर दर्ज करी है। रिटेन पोर्टफोलियो जो वो 19% से ग्रो करता हुआ नजर आया है वैन वाई टर्म्स में, और जो कासा डिपॉजिट्स हैं वो 24% के आसपास की ग्रोथ शो करके गए हैं। ये एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हैं जिस तरीके से डबल डिजिट ग्रोथ बैंक लगातार मेंटेन किए हुए? आप देखो, ये तो क्या हो रहा है कि इस समय में मैं सोचता हूँ कि बड़े बैंक जरा ग्रोथ क्रेडिट में जरा कम होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी क्रेडिट अभी बहुत मुश्किल से मिलती है, और दो बैंक तो जरा बहुत तेजी से ग्रो होते हैं, तो उनका फ्यूचर में एनपीए भी और बढ़ जाएगा। और ये समय में रिटेल क्रेडिट भी मुझ में इतना अफसोस नहीं है कि अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि मैं सोचने वाला हूँ कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर रिटेल एनपीए भी ज्यादा होना चाहिए। ओके, राइट। स्लिपेजेस कितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे सर आप? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 45% के आसपास स्लिपेजेस होंगी, घटेंगी। 6000 करोड़ का आंकड़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे।
हाँ, तो मेरा भी ऐसा मैं भी सोचता था कि जरा स्लिपेजेस ज्यादा होंगे और मेरा एस्टिमेट की प्रोविजनिंग का भी जरा ज्यादा था, पर उनका ऐसा लगता है तो कम हुआ है। ओके, अब बैंकिंग सेक्टर एज होल पे क्या व्यू है आपका मौजूदा लेवल्स पे, जहां पर अभी करंट प्राइसेस हैं खासतौर से निजी क्षेत्र के बैंकों के? आपको लगता है यहाँ से और अपसाइड है या फिर कोई करेक्शन आए तब इन्वेस्टमेंट करने का मौका रहेगा सर? देखो, जब देखते हैं पूरा मार्केट भी ऊपर गया है और पूरे मार्केट में बैंक को आईसीआईसीआई बैंक भी ऊपर गए हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा रिजल्ट्स में ये परफॉर्मेंस होना चाहिए। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में जरा बहुत टाइम लगेगा सब नॉर्मल होने के लिए। यही जो आप नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं सर, मैं उसी के ऊपर पूछ रहा हूँ, क्या पीएसयू बैंक्स अभी अट्रैक्टिव है या फिर निजी बैंक, या फिर आप अवॉइड की सलाह देंगे एज होल बैंकिंग सेक्टर की? इसको इस तरीके से भी देखना चाहिए कि आरबीआई पॉलिसी बेहद नजदीक है और ब्याज दरें घटने की संभावना बढ़ गई है, तो ऐसे में बैंकिंग सेक्टर एज होल कैसा लगता है आपको? देखो, बैंकिंग सेक्टर बहुत सॉफ्ट लगता है पर, लेकिन ये शेयर प्राइस अब उनके बढ़ गए हैं क्योंकि मार्केट भी बढ़ गई है। तो इस समय में मैं सोचने वाला है कि वैल्यूएशन की तरफ से गवर्नमेंट बैंक तो अट्रैक्टिव है। अच्छा, हमारी सरकार उनको कैपिटल नहीं दे रही है, तो यही प्रॉब्लम है, और विदाउट कैपिटल उनका कुछ प्रोग्रेस नहीं हो सकता। तो आप बोल रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स ज्यादा अट्रैक्टिव है मौजूदा लेवल्स पे, पर कोई आप स्टॉक्स बता सकते हैं इस सेक्टर पे जो आप सलाह देंगे हमारे व्यूअर्स को, जहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर चाहे वो निजी क्षेत्र से हो या फिर सरकारी बैंक के खेमे से? देखो, सरकारी बैंक में स्टेट बैंक सबसे बड़ा है, तो उनका तो और गवर्नमेंट भी उनके फुल्ली सपोर्ट करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, उनके एनपीए प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं हो गया है क्योंकि ऐसे एक्सिस या आईसीआईसीआई बैंक में, तो ये 3 बैंक मुझे जरा ज्यादा अच्छा लगता है दूसरे से। अच्छा, हम स्टेबिलिटी की बात तो कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक में, लेकिन अभी भी 7.99% के आसपास के एनपीएस जो हैं, जीएनपीएस, ये बहुत ज्यादा है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। आपके इस पे कमेंट्स चाहिए। जैसे आपने बोला भी एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक के इससे काफी कम है, तो गोइंग फॉरवर्ड बहुत बड़ा एक चुनौती होगी आईसीआईसीआई बैंक के लिए एनपीएस को कम करना। देखो, मैं सोचता हूँ कि अभी तो रिटेल पोर्टफोलियो में एनपीए बहुत कम है और सब बैंकिंग इंडस्ट्री ने रिटेल में बहुत अग्रेसिव एक्सपेंड किया है, और ये सब अभी जॉब्स का भी बहुत कम हो रही है। आईटी सेक्टर में जॉब्स हैव बीन कट डाउन। मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल एनपीए अभी ज्यादा होने जाएंगे, तो वो साइकिल भी अभी है अभी एनपीए का। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आईसीआईसीआई बैंक पे जो नतीजे आए हैं उस पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और इम्पॉर्टेंट नतीजे आए हैं और वो भी बहुत क्लोजली ट्रैक हो रहे थे मार्केट पे, और वो है ओएनजीसी, जिसमें जो मुनाफे की फिगर है वो 3,880 करोड़ अप्रैल जून के दौरान यहाँ पर ओएनजीसी ने रिपोर्ट की है। और अगर वैन वाई बेसिस पे आप इसकी तुलना करेंगे तो ये आपको ड्रॉप दिखेगा, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस पे जिस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिल रही है वो ओएनजीसी की प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे इस समय डेंट मार रही है। 4,233 करोड़ के मुकाबले ये 3,880 करोड़ की जो फिगर है वो ओएनजीसी ने रिपोर्ट की है। लेकिन आप आय देखिए, वहां पर एक इजाफा है वैन वाई बेसिस पे, और ये राहत दे सकता है, क्योंकि जो आय की फिगर आई है वैन वाई बेसिस पे 17,780 करोड़ से बढ़कर 19,070 करोड़ ओएनजीसी ने रिपोर्ट की है Q1 में। देखना होगा यहाँ पर स्टॉक पे क्या असर देखने को मिलता है, लेकिन ओएनजीसी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मूव पिछले कुछ दिनों में नहीं दे रहा था। इस समय ओएनजीसी के जो नतीजे हैं वो 3,880 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने रिपोर्ट किया है, और आय फ्रंट पे 19,070 करोड़ की आय जो वो कंपनी ने रिपोर्ट की है। क्रूड अब पिछले अगर कुछ दिनों में देखेंगे हफ्ते के दौरान तो निचले स्तरों से कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिली है। इनफैक्ट 6-7 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे जरूर पहुंचा है क्रूड, लेकिन Q1 में जिस तरीके का एक दबाव था क्रूड के प्राइसेस पे वो इस समय ओएनजीसी के पैनल पे देखने को मिल रहा है। तो 2 इंपॉर्टेंट नतीजे जो कल बाजार में क्लोजली ट्रैक होंगे, ओएनजीसी और आईसीआईसीआई बैंक। अनुया के पास चलते हैं। अनुया, इनफैक्ट जो आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे हैं वो तो कहीं ना कहीं अनुमान से थोड़े मिस जरूर हुए थे, लेकिन एसेट क्वालिटी फ्रंट पे काफी अट्रैक्टिव नतीजे साबित हुए। और दूसरा ओएनजीसी, ये कहीं ना कहीं बाजार पे कल असर डाल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़े बैंक की बात कर लेते हैं, एक्सिस बैंक। जी हां, शिखा शर्मा को एक्सिस बैंक की दोबारा कमान दे दी गई है। उन्हें दोबारा एमडी सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। एक्सिस बैंक के बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी। 3 साल तक वो इस पर बनी रहेंगी, और पहले उनके एक्सिस बैंक छोड़ने की अटकलें थी, अब उन सब पर पूर्ण विराम लग गया है।
अगर आपको लगता है कि नोटबंदी पर इनकम टैक्स का एक्शन खत्म हो गया तो दिमाग से वहम निकाल दीजिए, क्योंकि इंडिविजुअल्स के बाद अब इनकम टैक्स विभाग की नजर बड़े कारोबारियों पर है। इनकम टैक्स विभाग ने नोटबंदी के दौरान कॉर्पोरेट खातों में बड़ा कैश डिपॉजिट करने वाले कारोबारियों का कच्चा चिट्ठा निकाल लिया है और उन्हें नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, बड़े जूलर हैं, डायमंड मर्चेंट हैं, कपड़ा व्यापारी हैं या बिल्डर हैं और आपने नोटबंदी के दौरान अपने कॉर्पोरेट बैंक खाते में बड़ा कैश जमा कराया है, तो आप अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आज या कल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस थमा सकता है और पूछ सकता है कि आपने ये कैश कहां से कमाया। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी शुरुआत कर चुका है। दरअसल नोटबंदी के दौरान कई बड़े कारोबारियों ने बैंकों में कैश ये कहकर जमा कराया था कि उन्होंने ये बिजनेस से कमाया है। अब इनकम टैक्स विभाग उन सभी कारोबारियों को नोटिस के साथ उनके कॉर्पोरेट खातों की ट्रांजैक्शन डिटेल्स भेजकर उनकी इनकम का सोर्स पूछ रहा है। आईटी डिपार्टमेंट कारोबारियों से कुछ इस तरह के सवाल भी पूछ रहा है, जैसे किस कस्टमर से कैश में डील की गई, आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड कस्टमर की पूरी डिटेल्स अलग अलग दें, क्या कस्टमर के पास उसका पैन नंबर है। आईटी विभाग कारोबारियों के जवाब की सच्चाई की जांच भी कर सकता है। नोटबंदी के बाद आईटी विभाग ने इंडिविजुअल से कैश डिपॉजिट के बारे में जानकारियां मांगी थी। विभाग ने उन सभी लोगों को नोटिस भेजा था जिन्होंने नोटबंदी के दौरान 1 करोड़ या इससे ज्यादा की रकम जमा कराई थी। अब इन छोटी मछलियों के बाद इनकम टैक्स विभाग बड़ी मछली को पकड़ने की मुहिम छेड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। योगा एक ऐसा नाम जिससे हमारे देश को पहचान मिलती है। आज पूरी दुनिया में लोग योग करते हैं। खादी भी हमारे देश की वो धरोहर है जो एक दायरे में ही सिकुड़ कर रह गई है। अब मोदी सरकार खादी को भी इंटरनेशनल ब्रांड के तौर पर मशहूर करना चाहती है। तो न्यूज़ 5 में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।